हेलो हेलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू IFS। आवाज़ आ रही है आप सभी को? सो गुड इवनिंग जतीन सैनी, जय सैनी, गुड इवनिंग। सो गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आप IIT एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको पता है कि आपके एग्जाम को अप्रॉक्सीमेटली 6 से 6.5 महीने बचे हैं। तो अब आपके मन में चल रहा होगा कि इन 6 महीनों को हमें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, इन 6 महीने में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहे, हमें किस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए ताकि हम IIT एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई ना करें, क्वालिफाई करने के साथ साथ IIT में अपनी एक सीट पक्की करें। तो इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा। जो भी आपके मन में डाउट हो तो आज के सेशन में आप सारी बातें पूछ सकते हैं, ठीक है। हेलो राहुल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ जाए, फिर इस सेशन को हम कंटिन्यू करें, ठीक है। सो फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार। तो आज के सेशन में हम पता करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस IIT एग्जाम को क्रैक करने के लिए, IIT एग्जाम 2022 को, ठीक है। किस वे में जाना चाहिए, कौन सा पैटर्न हमें फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीजें हम देखेंगे। गुड इवनिंग गुकाटो। ओके, तो चलिए फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ जाए, फिर इसे हम कंटिन्यू करें। गुड इवनिंग गणेश। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो सबसे पहले आपको उस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। कोई एग्जाम क्यों होता है, किस लिए होता है, उस एग्जाम में अगर आप चाहते हो क्वालिफाई करने के लिए तो उस एग्जाम में कितने सीट्स होते हैं, कौन कौन सी IIT कंडक्ट करती है, उस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है, या और बाकी डिटेल्स जो भी हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी चीजें आज के सेशन में हम देखने वाले हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन? तो गुड इवनिंग शुभम कुमार। तो गुड इवनिंग एवरीवन। सो फटाफट आप लोग जुड़ते जाइए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ जाए, फिर इस सेशन को हम कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार जस्ट शेयर कर दीजिए, फिर यहाँ पर हम डिटेल में देखते हैं हमें क्या करना है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि IIT एग्जाम 2022। तो अगर आप इस IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस साल IIT में आप अपनी से एक सीट पक्की करनी चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पूरी तरह आपको पता हो कि IIT एग्जाम में क्या, कहाँ से और कैसे होता है। मतलब सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट IITs हैं, टोटल कितनी IITs हैं जो मैथ्स के लिए मतलब वहां पर सीट अवेलेबल है। सबसे पहले बात हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 99 IITs हैं जहां पर मैथ्स के लिए सीट्स अवेलेबल हैं। आप, मैं आपके सामने क्या करूंगा, वन बाय वन एक एक IITs में दिखाऊंगा कि किस IIT में आप MSc कर सकते हो या किस IIT से आप इंटीग्रेटेड PhD मतलब PhD और MSc दोनों साथ में कर सकते हो। ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिटेल में देखने वाले हैं और आज ही हम देखेंगे कि हमें किस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए या एग्जाम में किस वे से हमें एग्जाम में अपना माइंड सेट करना, कैसे रखना चाहिए, हमें किस तरह स्टडी करना चाहिए। ये सारी चीजें आज के सेशन में हम देखने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? और बीच बीच में अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके भी यहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं IITs की। यहाँ पर 19 IIT की मेरे पास लिस्ट है। अब वहां पर एक बार देख लेते हैं किस IIT में कितनी सीट है। मतलब अगर एक बार मुझे ये मालूम पड़ जाए कि पूरे IIT में इतने नंबर ऑफ सीट्स हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बता सकते हो कि आपको कहां पर कितने स्टूडेंट्स में फाइट करना है ताकि आपको एक सीट मिल जाए, ठीक है। क्लियर? तो फटाफट आप लोग एक बार कमेंट कर दो फिर आगे हम चले। जय राहुल गुकाटो शुभम, एक बार आप लोग कमेंट्स कर दीजिए फिर आगे हम कंटिन्यू करें इसे। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं कि किस IIT में कितने सीट्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम IIT भिलाई से। ओके, सो IIT भिलाई में अगर प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर MSc 4 सेमेस्टर वाला जो प्रोग्राम है, मतलब नॉर्मल MSc में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप मिल सकता है। और वहां पर बात क्या है कि नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं।
सो आईआईटी भिलाई में अगर आप एमएससी करना चाहते हो मैथ से, तो वहां पर आपको टोटल 12 सीट मिलेंगे आईआईटी भिलाई से। ठीक है, ये तो बात हो गई आईआईटी भिलाई। फिर बात कर लेते हैं आईआईटी भुवनेश्वर में। सो वहां पर आपको ज्वाइंट एमएससी पीएचडी मिलेगा। मतलब वहां पर क्या है, इंटीग्रेटेड पीएचडी टाइप है, सिर्फ एमएससी नहीं है, एमएससी के साथ साथ आपको पीएचडी भी वहां पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो सीट्स हैं, यहाँ पर इन्होंने 2 सेक्शन में स्टेट को डिवाइड कर रखा है, तो 1 बाय 1 हर एक सेक्शन को हम देख लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर इन्होंने 24 सीट एक सेक्शन में दिया है, सेकंड सीट में सेक्शन में 24। मतलब आईआईटी भुवनेश्वर में टोटल 48 सीट्स हैं, जहां से आप क्या कर सकते हो, ज्वाइंट एमएससी और पीएचडी कर सकते हो। मतलब पीएचडी के साथ साथ एमएससी के साथ साथ पीएचडी दोनों कंबाइन वहां से आपको मिलेगा। तो यहां पर हम प्रोग्राम भी देखते चलते हैं कि कौन सी आईआईटी सिर्फ एमएससी देती है, कौन सी आईआईटी एमएससी और पीएचडी दोनों देती है, दूसरे वर्ड में हम बोले इंटीग्रेटेड पीएचडी। तो ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 करके कंपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि एक आपको आइडिया मिल जाए कि आप भी सोचते होंगे कि आपको इस आईआईटी में एडमिशन चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आईआईटी में टोटल कितने सीट्स हैं और आपका आईआईटी किस प्रोग्राम के लिए आपको, मतलब एमएससी मिल सकता है वहां से या इंटीग्रेटेड पीएचडी मिल सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब चलिए बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई आईआईटी भिलाई, आईआईटी भुवनेश्वर। अब बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो आईआईटी बॉम्बे में आ जाए। तो अब बात कर लेते हैं, ठीक है आईआईटी बॉम्बे में, मतलब सभी का ड्रीम है कि आईआईटी बॉम्बे उन्हें मिले और बॉम्बे मिले। उस केस में यहां पर अब देख लेते हैं कि आईआईटी बॉम्बे कौन कौन से प्रोग्राम आपको देती है। तो एक तो आईआईटी बॉम्बे की बात करें, वहां पर एमएससी भी अवेलेबल है, उसके साथ साथ एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड पीएचडी भी अवेलेबल है। मतलब अगर आप आईआईटी बॉम्बे से करना चाहते हैं, उस केस में आप एमएससी तो कर ही सकते हैं, साथ साथ इंटीग्रेटेड पीएचडी डुअल डिग्री वाला, मतलब एमएससी और पीएचडी दोनों साथ कर सकते हैं। तो सिर्फ एमएससी की अगर बात करें तो आईआईटी बॉम्बे में टोटल 38 सीट हैं एमएससी के लिए। और हम बात कर ले कि एमएससी प्लस पीएचडी की बात करें तो यहां पर टोटल एमएससी और पीएचडी के लिए टोटल हैं 13 सीट्स। क्लियर। तो ये बात हो गई आईआईटी बॉम्बे की, जहां पर आपने देखा एमएससी और एमएससी पीएचडी के लिए कितने सीट्स अवेलेबल हैं। क्लियर। इस बीच में अगर आपको लगता है कोई भी आपको डाउट आ रहा तो आप बीच में कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको डाउट हो, कुछ भी डाउट हो। अभी 1 बाय 1 सारी चीजें हम देखते जाएंगे। अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट करो तो पहले उस एग्जाम के बारे में सारी चीजें आपको पता हो कि कहां से एग्जाम क्या पूछता है, क्या पैटर्न है, क्या सीट्स है, ताकि आप वहां पर क्या कर सको, उस एग्जाम को टारगेट कर सको। ठीक है, यहां तक। अब बात कर लेते हैं आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ अगर सीट की बात करें तो यहां पर टोटल 68 सीट हैं। टोटल कितने सीट्स हैं, 68 सीट हैं, जो कि आपको कहां से मिलेगा, आईआईटी दिल्ली से, जो कि एमएससी 4th सेमेस्टर वाले प्रोग्राम के लिए है। मतलब नॉर्मल एमएससी की बात करें तो एमएससी वहां पर आईआईटी दिल्ली में इंटीग्रेटेड पीएचडी तो नहीं है, बट सिर्फ एमएससी का कोर्स अवेलेबल है जो 4 सेमेस्टर का होता है, उसके लिए टोटल 68 सीट्स हैं। क्लियर है यहां तक। ठीक है, सो वॉइस नहीं आ रही है, हेलो हेलो। अब मुकुल कुमार वॉइस तो आ रही है, एक बार आप लोग कमेंट कर दो वॉइस आ रही क्या। ठीक है, मुकुल कुमार वॉइस तो है। ठीक है, एक तो बात हो गई आईआईटी दिल्ली की। अब बात कर लेते हैं आईआईटी धनबाद की। तो आईआईटी धनबाद की अगर हम बात करें तो आईआईटी धनबाद में भी 4 सेमेस्टर वाला एमएससी अवेलेबल है, और यहां पर आईआईटी धनबाद में टोटल 55 सीट्स हैं एमएससी के लिए। एक बार आप लोग कमेंट कर दो, वॉइस प्रॉपर आ रही ना आप लोगों को। शुभम राहुल जय गुकाटो, एक बार आप लोग कमेंट कर दो, क्लियर है वॉइस आपको। मुझे तो जहां तक लग रहा है कि वॉइस प्रॉपर आ रही है। ओके ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई बात आईआईटी धनबाद की जहां पर 55 सीट्स है। अब बात करते हैं आईआईटी गांधीनगर। अब अगर आईआईटी गांधीनगर में बात करें, यहां पर आपको एमएससी मिलने वाला है 4 सेमेस्टर वाला, और जहां पर 38 सीट है। तो आईआईटी गांधीनगर में कितने सीट्स हैं, 38 सीट्स हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं आईआईटी गांधीनगर के बाद बात कर लेते हैं आईआईटी गुवाहाटी। सो आईआईटी गुवाहाटी में भी आपको 4 सेमेस्टर वाला ही कोर्स मिलेगा जो कि एमएससी है, और यहाँ पर टोटल 60 है। अभी तक हमने क्या देखा, सबसे ज्यादा सीट कहाँ पे था, आईआईटी दिल्ली में था, उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी में टोटल 60 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मतलब आप एक बार ऑब्जर्व करते चलिए किस आईआईटी में कितने सीट्स अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करिए। ठीक है, ओके
चलिए आप लोगों को वाइस आ रही है, हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, शायद आईआईटी हैदराबाद आपको नहीं दिख रहा होगा, वहां पर एक लोगो चल रहा है आईएफएस का। तो आईआईटी हैदराबाद में भी 4 सेमेस्टर वाले कोर्स अवेलेबल, मतलब एमएससी ही है, इंटीग्रेटेड पीएचडी वहां पर नहीं है। और आईआईटी हैदराबाद में टोटल 19 सीट्स है, 19 सीट्स कहां पर अवेलेबल है, आईआईटी हैदराबाद में, ठीक है। सो यहां पर अभी तक हमने 8 आईआईटीज का देख लिया है। तो टोटल 19 आईआईटीज ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एमएससी प्रोवाइड करते हैं आईआईटी एग्जाम के थ्रू, या इंटीग्रेटेड पीएचडी जहां पर एमएससी और पीएचडी दोनों होता है, डुअल डिग्री, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना आपको क्या करना, बट आपके पास एक इंफॉर्मेशन हो जाएगी कौन सी आईआईटी क्या प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे आईआईटी इंदौर की। अब आईआईटी इंदौर में 4 सेमेस्टर वाला ही कोर्स अवेलेबल है एमएससी, जहां पर टोटल 20 सीट्स अवेलेबल हैं एमएससी के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर में भी 4 सेमेस्टर मतलब एमएससी अवेलेबल है। सो एमएससी के लिए यहां पर टोटल 30 सीट्स हैं आईआईटी जोधपुर में, ठीक है। अब बात करते हैं आईआईटी कानपुर, जो अपने आप में एक बड़ी आईआईटी है। आईआईटी कानपुर में हम अगर एमएससी की बात करें तो 4 सेमेस्टर वाला एमएससी ही अवेलेबल है यहाँ पर, और इस एमएससी के लिए टोटल यहाँ पर 49 सीट्स अवेलेबल हैं। मतलब अभी तक अगर आप ऑब्जर्व करो तो तीसरे नंबर पे शायद आईआईटी कानपुर है सीट्स के मामले में, ठीक है, क्लियर। ये तो बात हो गई आईआईटी कानपुर की। अब बात कर लेते हैं आईआईटी खड़गपुर। अब आईआईटी खड़गपुर में क्या है, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी है, जहां पर आपको 38 सीट्स अवेलेबल हैं। ज्वाइंट एमएससी पीएचडी मतलब एमएससी और पीएचडी दोनों साथ में, हम बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट नंबर आता है आईआईटी मद्रास का। सो आईआईटी मद्रास में भी टोटल 49 सीट्स अवेलेबल हैं, जो कि अपने आप में बहुत है, ठीक है। आईआईटी मद्रास की बात करें हम। अब आईआईटी मद्रास के बाद अगर मैं बात करूं आईआईटी मंडी, सो आईआईटी मंडी में 50 सीट्स अवेलेबल हैं एमएससी मैथ्स के लिए, ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं आईआईटी पलक्कड़। सो यहां पर 26 सीट्स अवेलेबल हैं आईआईटी पलक्कड़ से, जहां पर आपको 26 सीट मिल जाएंगे, क्लियर। अब अगला नंबर आता है आईआईटी पटना का। सो आईआईटी पटना में टोटल 30 नंबर्स ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं, जो कि एमएससी के लिए हैं, 4 सेमेस्टर वाले प्रोग्राम के लिए, ठीक है। अब उसके बाद नंबर है आईआईटी रुड़की। सो आईआईटी रुड़की में 4 सेमेस्टर वाला ही प्रोग्राम अवेलेबल है। सो वहां पर 38 सीट्स अवेलेबल है। शुभम कुमार, उसके बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे 1 बाय 1। एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पर आईएसएस के बारे में, एनआईटीज के बारे में सारी चीजें आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आईआईटी रूपर। आईआईटी रूपर में 25 सीट्स अवेलेबल हैं एमएससी के लिए, और आईआईटी तिरुपति में, सो आईआईटी तिरुपति में अवेलेबल हैं कितने सीट्स, सो आईआईटी तिरुपति में 15 सीट्स अवेलेबल हैं एमएससी के लिए, जो कि 4 सेमेस्टर वाले प्रोग्राम हैं। तो यहां पर आपने देखा होगा कि टोटल 19 आईआईटीज हैं जो क्या करते हैं, एमएससी के या इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए आपको सीट्स अवेलेबल कर रहे हैं, जहां पर आपने देख लिया नंबर ऑफ सीट्स। अब मैं बात कर लूं टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं यहां पर। अगर यहां पर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेटली टोटल 721 सीट्स अवेलेबल हैं, जो कि सिर्फ आईआईटीज में हैं। अब उसके अलावा एनआईटीज बची हुई हैं और बाकी यूनिवर्सिटी बची हुई हैं, सिर्फ आईआईटीज की बात कर रहा हूं। आईआईटी में 721 सीट अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। सो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, आपको बताएंगे एनआईटी में कितने एडमिशन होते हैं, एनआईटी के लिए क्या कट ऑफ जाता है, आईआईटी के लिए क्या कट ऑफ जाता है, बीयू, डीएचयू, बीएचयू, डीयू, एनबी, सारी चीजें जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, या आईआईटी के थ्रू आप कहां और एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। हेलो वासु, गुड इवनिंग। तो यहां पर अब देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 720 हैं। तो अगर आप आईआईटी से एमएससी करना चाहते हो तो 19 आईआईटीज हैं आपके पास, जहां पर 721 सीट्स अवेलेबल हैं, मतलब एक अच्छे खासे नंबर में सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, क्लियर। एक तो हो गई सारी इंफॉर्मेशन अबाउट कि आईआईटी कौन सा आईआईटी आपको एमएससी में एंड एमएससी के लिए प्रोग्राम देते हैं या इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले कोर्स अवेलेबल कराते हैं, और कहां पर कितने सीट्स अवेलेबल हैं। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। और टोटल कितने मिले यहां पर हमें सीट 721 मिल रहे हैं। अब आगे लगभग 750 जा रहे हैं। अब आगे अगर आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, अगर किसी एग्जाम को टारगेट करते हो, तो आपको सबसे जरूरी चीज क्या है, उस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए।
तभी तो जाकर आप क्या कर सकते हो, उसे टारगेट कर सकते हो कि आखिर उस एग्जाम का पैटर्न क्या है जिस एग्जाम से आपको लड़ना है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अब आपके एग्जाम को क्या किया गया है, यहां पर पर्टिकुलरली मैं आईआईटी जैम एग्जाम की बात कर रहा हूं। सो आईआईटी जैम एग्जाम में अगर मैं बात करूं, आईआईटी जैम को टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन के टर्म्स में देखें तो सबसे छोटा सेक्शन होता है सेक्शन बी, उसके बाद आता है नंबर सेक्शन सी का, और सबसे बड़ा सेक्शन होता है आपके एग्जाम में जो कि है सेक्शन ए। ठीक है, तो इस तरह आपके एग्जाम को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, हर एक सेक्शन के बारे में देखेंगे, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्या किसी सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है, क्या किसी सेक्शन में नहीं है, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेक्स्ट स्लाइड पर बात कर लेते हैं सेक्शन की। अब जैसे आईआईटी एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कितने मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, सो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न कि जहां पर आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, और इन क्वेश्चन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। जैसे कि आपने देखा, सबसे बड़ा सेक्शन ए है, फिर सी का नंबर आता है, फिर सबसे छोटा सेक्शन बी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कितना मार्क्स आपको हर एक सेक्शन देकर जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्शन ए का। तो सेक्शन ए में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कितने क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में, 60 क्वेश्चन बनते हैं, जहां से अकेले आधे क्वेश्चन सिर्फ कहां से आते हैं, सेक्शन ए से आते हैं। मतलब सेक्शन ए अपने आप में एक बड़ा ही और इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां तक अब सेक्शन ए में देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 1 मार्क के लिए होते हैं, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होते हैं। अब यहां पर बात करें तो जैसे 30 क्वेश्चन है, तो यहां पर 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 मार्क के लिए होंगे, और यहां पर 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 मार्क के लिए होंगे। मतलब 10 मार्क वाले क्वेश्चन 10 है, मतलब 10 मार्क वहां होंगे, और 20 मार्क्स के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 मार्क्स वाले हैं। मतलब 10 + 40 = 50। मतलब इस सेक्शन से आपको टोटल 50 मार्क्स मिलता है आउट ऑफ 100। मतलब आधा का आधा कवर क्या करता है, पूरे एग्जाम का आधा सेक्शन कवर करता है, आधा मार्क्स कवर करता है सेक्शन ए। ठीक है, सो सेक्शन ए से टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, जहां पर एग्जैक्टली 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होते हैं और 20 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क के लिए। यहां पर अब सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात इस सेक्शन की क्या है, इस सेक्शन जो है नेगेटिव मार्किंग वाला सेक्शन है। मतलब यहां पर अगर आप किसी क्वेश्चन को इनकरेक्ट करते हो, उस केस में आपका करेक्ट जो किया गया है उनमें से कुछ मार्क डिडक्ट किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं किस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क डिडक्ट किए जाएंगे। सपोज आपने किसी इस सेक्शन में कोई की 1 मार्क का क्वेश्चन था जिसे आपने रॉन्ग कर दिया, उस केस में 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपका टोटल 1/3 मार्क क्या किया जाएगा, 1 मार्क्स में से डिडक्ट किया जाएगा 1/3। अगर आपने 2 मार्क का क्वेश्चन अगर रॉन्ग किया, उस केस में आपका टोटल 2 में से 2/3 मार्क्स क्या किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। मतलब जितने भी आपके करेक्ट आंसर हैं वहां से अगर 2 मार्क का रॉन्ग करे तो 2-3 मार्क माइनस कर लिया जाएगा। अगर 1 मार्क का रॉन्ग करे तो 1/3 मार्क्स क्या कर लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो क्वेश्चन का टाइप होगा वो होगा MCQ। मतलब 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? सो ये तो बात हो गई सेक्शन ए की, जहां पर 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, और यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, MCQ होते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी अगर हम इन टर्म्स ऑफ मतलब देखें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन के टर्म्स में भी ये सबसे छोटा सेक्शन है, और मार्क्स के टर्म्स में देखें तो भी ये सबसे छोटा सेक्शन है। ठीक है, सो इस सेक्शन में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जहां पर हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, और सबसे बड़ी खास बात क्या है, इस सेक्शन में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, क्लियर? और जो सेक्शन है वो कैसा सेक्शन है, MCQ। मतलब आपको क्या करना है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। हो सकता है यहाँ पर कोई किसी ऑप्शन क्वेश्चन के लिए अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो उनमें से 1 करेक्ट हो, 2 करेक्ट हो, या 3 करेक्ट हो, या चारों करेक्ट हो। मतलब अगर सपोज किसी ऑप्शन में 2 करेक्ट है
तो आपको एग्जैक्टली दो आंसर को ही करेक्ट करना है। अगर आपने एक कम किया या एक ज्यादा कर दिया, उस केस में आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और यहां पर इस सेक्शन से आपको टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में जहां आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और यहां पर 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि कितने मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स के होंगे, और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गई मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। बात किसके करें, सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन टोटल, 10 क्वेश्चन होंगे मार्क्स 1 के, 10 क्वेश्चन होंगे मार्क्स 2 के। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर इस सेक्शन की भी खास बात क्या है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इसके साथ साथ इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि नो ऑप्शन विल बी डिस्प्ले। मतलब ये नेट टाइप का होगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। यहां पर कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको वर्चुअल कीबोर्ड से क्या करना होगा, एग्जैक्ट आंसर वहां पर डालना होगा। ठीक है, ये तो हो गए एग्जाम पैटर्न की बात, जहां पर 100 मार्क के लिए आपका एग्जाम, आपका जो IIT एग्जाम का एग्जाम होता है 100 मार्क्स के लिए, जहां पे 60 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए के लिए नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शन बी और सी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये तो हो गई बात एग्जाम पैटर्न की। किसी भी एग्जाम को समझने के लिए सबसे पहले, क्वालिफाई करने के लिए किसी भी एग्जाम को सबसे पहले उस एग्जाम को समझना जरूरी है, कहाँ से कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन बनते हैं। उसके साथ साथ वहां से हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। ठीक है, प्रीथा सरकार, आईएसआर कोलकाता, आईएसआर, सारे आईएसआर के बारे में भी हम बताएंगे, कहां पर क्या है, सारी चीजें हम बताएंगे। उसके लिए आज सिर्फ हम आईआईटीज के बारे में देख लेते हैं, हम सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाएंगे एनआईटी के लिए, आईएसआर के लिए, सारी चीजें करेंगे। ठीक है, बस आप लोग साथ में बने रहिए, जो भी आपको डाउट आता है वो सारी पूछते रहिए। आज की वीडियो में हम अब फोकस कर रहे हैं आईआईटीज में, फिर एक और वीडियो बनाएंगे जहां पर एनआईटी भी देखेंगे, आईएसआर भी देखेंगे। ठीक है शुभम कुमार, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, किस सेक्शन को हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें यहां पर डिटेल में देखेंगे। बस आप थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, जैसे इस सेक्शन में कुछ भी डाउट, जो भी आज आपको डाउट है आईआईटी एग्जाम को लेकर, सारे डाउट्स आपके आज यहां पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। ये तो हो गई बात एग्जाम पैटर्न की। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न से आगे बढ़ते हैं कि जिस एग्जाम से हम लड़ना चाहते हैं, क्या उसका कट ऑफ कितना हो सकता है। इस एग्जाम को एक बार हम कट ऑफ देख लेते हैं, और उसके बाद मैं कट ऑफ के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर आप देखेंगे किस आईआईटी में कितना कट ऑफ गया। बट आज के लिए हम देख लेते हैं कि जनरल, ओबीसी, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ क्या रहा है। ठीक है, प्रीता सरकार, आईसर कोलकाता, आईसर भोपाल, जितने भी आईसर है उनके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर बात कर लेते हैं रेंज ऑफ कट ऑफ। तो यहां पर मैंने क्या किया है, 6 साल की, पिछले 6 साल के कट ऑफ लेकर आया हूं, तो यहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या करना होगा। ठीक है, अब जैसे बात कर लूं 2021 की, इस साल की अगर मैं बात करूं 2021 की, यहां पर जनरल के लिए जो कट ऑफ गया था 24.69 कट ऑफ है पासिंग मार्क के लिए, जस्ट क्वालिफाई करने के लिए। ओबीसी के लिए 22 गया था, 22.22, और एससी एसटी के या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए गया था 12.35। पर ये है कट ऑफ, इसका कतई मतलब नहीं कि आपको एग्जैक्टली इसी मार्क्स पर आपको कोई आईआईटी मिल जाए, ऐसा कतई नहीं है। आपको कट ऑफ से 10, 12, 15 मार्क्स ज्यादा लाने हैं, ताकि क्या हो, आप उससे टोटल सीट्स कितने हैं 721, तो आप इस रैंक में आ जाएं। जब इस रैंक में आओगे उसके लिए आपको क्या करना होगा, इससे 10, 12, 15 मार्क्स ज्यादा ही लाने हैं कट ऑफ से, ताकि आपको क्या मिल जाए, आईआईटी मिल जाए। ठीक है, सो सिर्फ कट ऑफ देख के नहीं चलना कि कट ऑफ अगर 24.69 मार्क्स गया है तो हमें उतने ही लाने हैं, कतई नहीं। ये क्या है, क्वालिफाइंग मार्क है। उसके बाद कट ऑफ, ये तो कट ऑफ हो गया पास होने के लिए, उसके बाद लगता है हर एक आईआईटी का कट ऑफ। तो अगर आप आईआईटी चाहते हो तो इससे कम 12 से 14, 15 मार्क्स तक ज्यादा लाइए। ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं 2020 में। 2020 में अब तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है 2020 में, जो कि कितना रहा, पासिंग के लिए, जस्ट क्वालिफाई के लिए 33.65 है। जनरल का, ओबीसी का है 30.29, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करें तो 16.82 है। ठीक है, ये तो बात हो गई 2020 की। अब बात कर लेते हैं 2019 का कट ऑफ क्या रहा है। तो 2019 की बात करें तो उस वक्त कट ऑफ कम गई थी। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 22.96 गई थी, अप्रोक्सीमेटली 23 की इक्वल गई थी, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 20.66,
और यहां पर बात करें SC/ST कैंडिडेट के 11.64 गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2018 में, 2018 में। सो 2018 में 16.64 गया था कट ऑफ जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए 15.16 एंड SC/ST के लिए 8.42। ओके, अब यहां पर बात करें 2017 में 19.51 गया था कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए, 17.56 गया था ओबीसी के लिए, और SC/ST PWD की बात करें तो 9.76। सिमिलरली 2016 की बात करें तो 27.67 गया था कट ऑफ इसके लिए जनरल के लिए, ओके, और ओबीसी के लिए 24.9 और SC/ST या PWD कैंडिडेट के लिए 13.84। तो यहाँ पर एक्चुअली हमने क्या देखा कि 4 साल का जो कट ऑफ रहा है वो देखा, बट एग्जैक्टली कट ऑफ पे आपको IIT नहीं मिलनी। आपको क्या करना है, 12 से 15 मार्क्स यहाँ से कट ऑफ से कम ज़्यादा लाना है, ताकि आप किसी न किसी IIT में अपने आप को कंफर्म कर सको, एक सीट आपकी वहां पर मिल जाए, ठीक है। ये तो हो गई कट ऑफ के बारे में। तो इन 6 महीनों में जो बचे हुए हैं, हमें आखिर किस तरह प्रिपेयर करें कि IIT हमें बुलाकर एक सीट दे जाए, क्या करना चाहिए हमें, इन सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अगर बीच बीच में कुछ भी आपको डाउट आता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये तो बात हो गई रेंज ऑफ कट ऑफ। अब यहां पर बात कर लेते हैं पेपर एनालिसिस। अगर किसी भी एग्जाम को आप क्रैक करने जा रहे हो या देने जा रहे हो, आप चाहते हो कि आप उस एग्जाम को क्रैक करो वो भी ढंग से, उस केस में आपको क्या करना होता है, आपको पेपर एनालिसिस करना होता है कि एग्जाम आखिर किस चीज को या किस सिलेबस के किस टॉपिक को जो है ना मेन फोकस कर रहा है, जहां से वो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो सबसे पहले उन टॉपिक्स को हमें क्या करना होगा, टारगेट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 4-5 साल के लिए आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूँ, सिलेबस पेपर एनालिसिस लेकर आया हूँ। जैसे कि बात कर लेते हैं यहाँ पर सेक्शन 2021 के बारे में आपको बता देता हूँ, बाकी यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ठीक है। अगर मैं 2021 मतलब अभी जो फैब में एग्जाम हुआ उसकी बात करूं, यहाँ पर सेक्शन ABC, आप IIT एग्जाम 3 सेक्शन में डिवाइड है, ABC। सेक्शन A में सीक्वेंस एंड सीरीज से 3 क्वेश्चन आए, B में एक भी नहीं पूछा गया, C में 4 क्वेश्चन पूछा गया। अगर डिफरेंशियल कैलकुलस बोले तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो 2 क्वेश्चन सेक्शन A में पूछा गया है और 1 क्वेश्चन सेक्शन C में पूछा गया है। वेक्टर कैलकुलस जो कि अब सिलेबस से हटा दिया गया है, अब आपके एग्जाम में वेक्टर कैलकुलस तो कतई नहीं पूछा जाना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेक्शन ए में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इस साल, और सेक्शन बी में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था डिफरेंशियल इक्वेशन से, और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉडर्न अलजेब्रा की बात करें, मतलब ग्रुप थ्योरी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन। मतलब ग्रुप थियरी, मॉडर्न अलजेब्रा अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब मॉडर्न की बात कर लेते हैं लीनियर की। सो लीनियर में अगर आप देखोगे, लीनियर में 5 क्वेश्चन पूछा गया था 20 सेक्शन ए में, 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में और 4 क्वेश्चन सेक्शन सी में। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लीनियर अलजेब्रा में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रियल एनालिसिस की बात करें, जहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज को हमने अलग कर दिया, यहाँ पर मतलब फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल टाइप से, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे सेक्शन ए में, 1 क्वेश्चन सेक्शन बी में और 1 क्वेश्चन सेक्शन सी में। मतलब अगर आप एग्जाम पर फोकस करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम जो एग्जाम IIT कंडक्ट कर रही हैं उस केस में वो किस टॉपिक को ज्यादा टारगेट कर रही हैं, ठीक है। ये तो जस्ट हो गया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आने वाले स्लाइड्स में हम क्या देखेंगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, क्या सिर्फ 2 सब्जेक्ट से भी हम उस मतलब IIT ले सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट मैं 2021 के बारे में आपको बता दिया, 2022 भी है, इसकी भी पेपर एनालिसिस है। अगर आप डिटेल में एनालिसिस चाहते हो तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ifsonline.com, वहां पर जस्ट आप एक बार विजिट कीजिए। वहां पर आपको चाहे IIT जैम हो, DU, TFR, NBHM, जो भी एग्जाम चाहते हैं, MSc एंट्रेंस एग्जाम है, सारे एग्जाम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, पेपर पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कट ऑफ क्या रही है, पेपर एनालिसिस क्या रहा, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। जस्ट आपको क्या करना होगा, एक बार हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहां पर IIT जैम मैथमेटिक्स सेक्शन में आपको जाकर देखना होगा कि वहां पर आपके लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। सिर्फ आप एक बार वहां पर विजिट कीजिए, ठीक है।
फिर आपको अगर एक बार हमारी वेबसाइट पर चले जाते हो तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हर चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर, जो भी आप चाहते हो, चाहे IIT JAM के बारे में, DU BHU NBHM TFR, जो भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर आपको मिल जाएगी, जो है हमारा वेबसाइट www.ifsonline.com पर आपको विजिट करना होगा। वहां पर IIT JAM मैथमेटिक्स सेक्शन में एक बार आप जाकर देखिए, आप रियलाइज करेंगे कि आप यहाँ वहां भटकने से अच्छा सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, कट ऑफ हो, और या कैटेगरी वाइज कट ऑफ हो, नंबर ऑफ सीट्स हो, सब कुछ वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2019, 2018 और 2017 के भी मैंने पेपर एनालिसिस आपके लिए लाया हूँ। तो यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अगर आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि आप बाद में इसे पढ़ सके। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये सारी चीजें। ठीक है, क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं, अगर आगे की तरफ बढ़े तो आगे की तरफ अब यहाँ पर एग्जैक्टली मैं आपको लेकर आया हूं कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, आपको आपको क्या करना है, आपको जस्ट यहां पर देखना है कि कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट हैं। गुरप्रीत कुमार, आपको क्या करना होगा, एक बार हमारे कांटेक्ट नंबर पर कॉल कर लीजिए, वहां पर आपको मार्क्स, मॉक टेस्ट के मार्क्स बता देंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, जैसे अब मैं 2020 से आपको 2020, 2019, 2018, 2017 यहाँ पर 4 साल का मैं आपके पास एनालिसिस लेकर आया हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर बात करें रियल एनालिसिस की, तो सबसे पहले अगर आप रियल एनालिसिस को देखोगे तो यहां पर आपको क्या मालूम पड़ रहा है कि इस रियल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से टोटल आउट ऑफ 100 में से 33 मार्क्स सिर्फ रियल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल तो अलग, सिर्फ रियल एनालिसिस, सीक्वेंस सीरीज, जो कॉन्वर्जेंस, पावर सीरीज, ये सारी चीजों से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 33 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। अगर इंटीग्रल कैलकुलस की बात करूं तो वहां से 12 मार्क्स, वेक्टर को मैंने निकाल दिया क्योंकि वेक्टर आपके सिलेबस में नहीं रहा। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन से 13 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल एग्जाम में। और अगर बात करें मॉडर्न अलजेब्रा मतलब जहां पर ग्रुप थियरी है, सो ग्रुप थियरी से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, और लीनियर अलजेब्रा से 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 मार्क्स के। अगर यहाँ पर एक बात आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर जस्ट दो चीजों, अगर आप दो चीजों सब्जेक्ट को टारगेट करें, एक तो रियल एनालिसिस, दूसरा लीनियर अलजेब्रा, सिर्फ दो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, सिर्फ दो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। इसमें क्या होगा, अगर दो सब्जेक्ट की बात करूं तो यहां पर आप बोल सकते हो आपको अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ दो सब्जेक्ट से आते हैं, जो कि क्या है, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा। अगर सिर्फ इन दो सब्जेक्ट को भी आप इतना स्ट्रांग करके जाओ कि एक क्वेश्चन भी यहां से मिस नहीं हो सकता, तो भी आपको IIT एक सीट मिल जाएगा IIT में। ठीक है, गुरप्रीत कुमार, जो आपके मार्क्स हैं रैंक के लिए भी आपको एक बार ऊपर कॉल कर लो, उस नंबर पे आपको रैंक भी बता दिया जाएगा। ठीक है गुरप्रीत। प्रीथा बोल रही सर, जैम्स एग्जाम MA क्वालिफाइड होने के बाद MA IIT NIT आईसर में जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हो, आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आप इसी एग्जाम से IITs में जाती हो, NITs में जाते हो, आईसर में जा सकते हो, सभी जगह जा सकते हो। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हो तो इस एग्जाम के मार्क्स के थ्रू आप कहाँ कहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। आज तो हमारा मेन फोकस होगा IIT जैम। जो भी आपकी क्वेरी है आप यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर अगर ठीक है, नहीं तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन का बेल ऑन करना होगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए कि IIT एग्जाम के चैनल पर आए, प्रीवियस ईयर PYQ डिस्कशन, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी हर एक एग्जाम के लिए, कोई भी MSc एंट्रेंस एग्जाम हो। और आप सभी को एक बार हमारी वेबसाइट पर विजिट करके देखिए, आपके लिए वहां पर बहुत कुछ है। सिर्फ एक बार आप जाइए वेबसाइट पर, IIT जैम मैथमेटिक्स सेक्शन में, फिर आप अगर उस वेबसाइट पर एक बार जाते हो तो आपके एग्जाम से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए आपको कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर।
तो यहां पर हम थे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या देखा कि सिर्फ अगर मैं दो सब्जेक्ट पे फोकस करता हूं, रियल और लीनियर, वहां पर एग्जैक्टली 50 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, बाकी तो बचे हुए हैं। सिर्फ दो सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो, 50 मार्क ला सकते हो, और कोई ना कोई आईआईटी आपको मिल सकती है। प्रोवाइडे हो कि आप उस सब्जेक्ट में 100%, मतलब 100% चीजें आपको आती हो, कोई भी क्वेश्चन वहां से छूटना नहीं चाहिए, कोई भी इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल प्रीता, बिल्कुल करेंगे आपके लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर 2019 की भी बात कर लूं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन बने थे। रियल एनालिसिस में 35, इंटीग्रल में 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, इंटीग्रल कैलकुलस से, डिफरेंशियल इक्वेशन से 10, मॉडर्न अलजेब्रा से 11, लीनियर से 15, और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगर यहाँ पर रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल भी अगर आपको आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, तो आप सारे एग्जाम क्या करोगे, एग्जाम क्लियर करने के साथ साथ आईआईटी में आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। ठीक है, अब 2018 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर रियल एनालिसिस से 34 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, इंटीग्रल कैलकुलस से 11 मार्क्स के, 11 मार्क्स के, डिफरेंशियल इक्वेशन से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, मॉडर्न अलजेब्रा से 30 मार्क्स के, लीनियर अलजेब्रा से 13 मार्क्स के, और 8 मार्क्स के आए थे फंक्शन ऑफ वेरिएबल से। मतलब यहां पर एक बातें ऑब्जर्व हो रही है कि रियल एनालिसिस से अप्रोक्सीमेटली 35, जो कि एवरेज रहा है, अब जितने भी 4-5 एग्जाम को मिला दिया जाए, और लीनियर अलजेब्रा में अप्रोक्सीमेटली एवरेज की बात करें 15 मार्क्स। सो 35 मार्क्स रियल एनालिसिस, 15 मार्क्स लीनियर अलजेब्रा। सो सिर्फ इन दो सब्जेक्ट से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किसको कितना प्रेफर करो। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर एक क्लियर हो रहा है कि दो सब्जेक्ट भी आपके बड़े पावरफुल हो गए तो भी आप आईआईटी में जा सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। क्लियर है सभी को यहां तक? अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब अगर एग्जाम आपने टारगेट किया तो आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए। तो सिलेबस के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है। जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक बार सिलेबस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देकर हम आगे बढ़ते हैं। आज सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं, पॉइंट सेट टोपोलॉजी को निकाल दिया है वहां पर, बट अगर पॉइंट सेट टोपोलॉजी को निकाला है तो ये सारी चीजें करने के लिए पॉइंट सेट टोपोलॉजी जरूरी भी है। ठीक है, बिल्कुल शुभम कुमार, बिल्कुल। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर बात करते हैं रियल एनालिसिस में। रियल एनालिसिस में इन्होंने क्या किया है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर के नाम से एक मेन टॉपिक बनाया, उसके अंदर सब टॉपिक्स रखे हैं, जैसे कि कॉन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोन सीक्वेंस, कौची सीक्वेंसेस, सब सीक्वेंसेस, बॉल्जनो-वायरस्ट्रॉस थ्योरम, सीरीज ऑफ रियल नंबर, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, जैसे कि कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ऐड किया है पावर सीरीज, रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज। तो ये तो बात हो गई सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, जो कि रियल एनालिसिस में एक सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है, तो इस सेक्शन में पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसमें ही फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल भी है, जहां पर आपको क्या मिलेगा, लिमिट्स मिलेगा, कॉन्टिन्यूटी मिलेगी, जो कि वन वेरिएबल पर होगा, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी आईवीपी जिसे बोलते हो आप, डिफरेंशिएशन, रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एल हॉस्पिटल रूल, टेलर्स थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा। अब यहां पर ऐड किया गया है रिमान इंटीग्रेशन एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जो कि अब आने वाले एग्जाम में यहां से भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो कि सिलेबस में ऐड किया गया है इस बार से, और वेक्टर कैलकुलस को पूरी तरह गायब कर दिया गया है। ठीक है, ये तो बात हो गई रियल एनालिसिस की सिलेबस की। अब उसके बाद एक दूसरा सेक्शन आपका डिवाइड किया गया है, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में ओमकार सुरवे अभी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे लगता है एक एक दो दो मार्क्स हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, जैसे भी इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, हम उसके साथ भी आपके सामने एक बार जुड़ेंगे। ठीक है, ठीक है ओमकार। अब यहां पर बात कर लेते हैं दूसरे वाले सेक्शन में, रियल एनालिसिस के बाद मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ पर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में क्या किया गया, फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल, जहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल पर, 2 3 4, तो एक से ज्यादा वेरिएबल पर आपको लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा और मिनिमा क्या है करना है। ठीक है, और इसी सेक्शन में रखा गया है इंटीग्रल कैलकुलस को, वेक्टर कैलकुलस को निकाल दिया गया है। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या है, इंटीग्रेशन एज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डेफिनेट इंटीग्रल,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रल, ओके, कैलकुलेटिंग वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल। उसके बाद है, ठीक है, तो यहां पर ये है इसके सिलेबस में, क्लियर। सो ये बात हो गई मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन है, अब आगे है उसमें एक और पॉइंट ऐड करना है जहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या हम बोल सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या पूछा जाएगा, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म dy बाय dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। बर्नौलीज इक्वेशन होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, यहीं पर आपको मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज होगा जहां से एग्जाम में एक आध क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और एक इंपॉर्टेंट नया टर्म है जो कि है, नया नहीं है मतलब यहाँ पर एक चीज और है जिसे हम बोलते हैं कॉची ऑयलर इक्वेशन। तो ये तो बात हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या क्या पूछा जाए और कहां से क्या होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है जो कि है लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा। एंड अलजेब्रा मतलब मॉडर्न अलजेब्रा आप बोल सकते हो या उसे ग्रुप थ्योरी बोल सकते हो हम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस देख लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। फिर एक बार सिलेबस हमारा हो जाएगा, अब उसके बाद हम सारी स्ट्रेटेजीज देखेंगे, हमें क्या फॉलो करना चाहिए, हमें किस वे में जाना चाहिए। अभी तक तो जस्ट हम एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि जिससे हमें लड़ना है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो कि अभी तक हम कर रहे हैं, ठीक है। एक बार ये होने के बाद हम स्ट्रेटेजी पर भी जाएंगे, ठीक है। अगर लीनियर अलजेब्रा की बात करो तो वहां पर क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट पूछा जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम पूछा जाएगा जहां पे कंसिस्टेंट कंडीशन होगा, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, और कैले हैमिल्टन थ्योरम। बिल्कुल शुभम कुमार, रियल एनालिसिस एंड अलजेब्रा टेक्स मोर टाइम्स टू कंप्लीट देन रेस्ट ऑफ द सिलेबस, इजंट इट, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। एक तो बात हो गई ग्रुप थियरी की और लीनियर अलजेब्रा की, अब बात करते हैं ग्रुप थियरी। तो ग्रुप थियरी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है जहां से आपको क्या मिलेगा, एक तो ग्रुप्स पूछे जाएंगे, सब ग्रुप्स, अबिलियन ग्रुप क्या होता है, नॉन अबिलियन ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप क्या है, परमुटेशन ग्रुप क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, लैग्रेंजेस थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, उसके बाद ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वोशंट ग्रुप। तो ये तो बात हो गई ग्रुप थियरी के सिलेबस की। तो यहां पर अभी तक हमने क्या क्या, अभी तक सिर्फ हमने डिटेल में देखा है कि एग्जाम में किस आईआईटी में कितने सीट हैं, कट ऑफ क्या रहा है, पेपर पैटर्न क्या रहा है, और इसका सिलेबस क्या है। अब आगे वाले आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे कि हमें किसे किस वे में पढ़ना चाहिए, कहां पर क्या, मतलब अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो किस वे में जाओ, कहां से आप स्टार्ट करो, ये सारी चीजें अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब आपकी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी यहां से शुरू हो रही है, ठीक है। तो चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब अगले स्लाइड पर बात करें कि इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से टिप्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हो सकते हैं अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या आपको करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना चाहिए कंसाइज एंड डायरेक्शनल स्टडी। तो अब आप बताइए कंसाइज और डायरेक्शनल स्टडी का मतलब क्या है, आप इसके बारे में क्या बोल सकते हो, एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। यहां पर पहला टॉपिक है कंसाइज एंड डायरेक्शनल स्टडी। मतलब अगर टिप्स की बात करें किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या करना चाहिए, कंसाइज वे में और डायरेक्शनल स्टडी करना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है इसका मतलब क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। मतलब अगर आप उस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम क्या है, उसका सिलेबस क्या है। अब सिलेबस के साथ साथ कौन सा ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर का फेवरेट है, जहां से वो क्वेश्चन पूछते हैं, आपको क्या करना उससे पिक करना है। और साथ साथ में आपको देखना है कि कौन से टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उससे और टारगेट करना है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना है, एक डायरेक्शन में स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि आज ये पढ़ रहे हैं, आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं,
मान लो आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, पढ़ते जा रहे हो, और आपके एग्जाम में क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है और आप क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ रहे हो, तो कोई मतलब नहीं। आपको क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको एक हर चीज का एनालिसिस करना है, डायरेक्शनल वे में पढ़ना है कि जो आपके लिए काम का हो पहले उसे आपको क्या करना है, टारगेट करना है। बिल्कुल 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 राहुल लकाड़े और शुभम कुमार, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी जाना है, सारे पैटर्न आपको फॉलो करना है, हर एक चीज करना है, एक मतलब कॉन्साइज वे में जाना है, और साथ साथ में एक डायरेक्शन में जाना है। ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ रहे हो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है, ग्रुप थ्योरी आपको पता ही नहीं, ग्रुप पता ही नहीं क्या होता, होमोमॉर्फिज्म पढ़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है, अपने बेसिक्स को क्लियर करने हैं। कोई भी आपका हो सकता है, आपको पर्टिकुलर सो एंड सो सब्जेक्ट आपको क्या लगता हो, अच्छा लगता हो, ठीक है, अच्छा लगता है, बट कुछ ऐसे होंगे जो कम अच्छे लगते होंगे। जैसे बात कर लेते हैं ग्रुप थ्योरी की, ग्रुप थ्योरी में आप होमोमॉर्फिज्म पढ़ने जाओ और आपको नॉर्मल सब ग्रुप पता नहीं है तो कैसे पढ़ सकते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो। इसलिए आपको क्या करना है, एक प्रॉपर वे में पढ़ना है, पहले बेसिक करना है, फिर बेसिक के ऊपर, फिर उसके ऊपर सारी चीजें करनी है, ठीक है। ये तो हो गई कि कॉन्साइज और डायरेक्शनल वे में आपको क्या करना होगा, ये स्टडी करना होगा। पहली बात तो ये है। अब सेकंड बात अगर मैं करूं तो अगली बात क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैंने आपको सिलेबस क्यों दिखाया, पेपर एनालिसिस क्यों दिखाया, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्यों दिखाया, ताकि आप डिसाइड कर सको कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। जैसे कि मैंने दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताए कि सिर्फ दो सब्जेक्ट से भी आप क्या कर सकते हो, एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। वो दो सब्जेक्ट क्या थे, एक तो एनालिसिस था, रियल एनालिसिस, और सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या था, लीनियर अलजेब्रा। तो मतलब आपको देखना है कि कहां से कितने मार्क्स के टॉपिक क्वेश्चन बन रहे हैं, और कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, करना होगा। बिल्कुल पृथा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना हो। आपका टारगेट अगर आप देख रहे हो कि आईआईटी एग्जाम क्रैक करना हो तो पूरी तरह फोकस होना चाहिए कि आईआईटी एग्जाम के बारे में हर चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है, उसी एग्जाम से लड़ना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिससे लड़ने जा रहे हो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो। अगर आपके पास पता ही नहीं कि इसके पास गन है या तलवार है, आप पत्थर लेके गए, उसके पास गन है तो उसने उड़ा दिया। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपको कि अगर आप उस एग्जाम के लिए जा रहे हो तो उसके बारे में पता हो कि उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करना है, पेपर एनालिसिस, टॉपिक वाइज एनालिसिस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए मैंने दिखाया ताकि आप डिसाइड कर सको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप देखोगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से 10 से 12 मार्क्स के एवरेज, अगर ऑन एवरेज बात करें 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप टारगेट कर सकते हो, रियल एनालिसिस को कर सकते हो, और आप लीनियर अलजेब्रा को टारगेट कर सकते हो, जो कि सबका फेवरेट है और सभी को समझ में आता है लीनियर अलजेब्रा, आप उसे भी टारगेट कर सकते हो। ऑन एवरेज बात करें तो वहां पर 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करना है। अब आगे बात करें, आगे की प्लानिंग आपको क्या होनी चाहिए, क्या कर सकते हैं आप। अगर अगली बात करें तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे बड़ी चीज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने थियरी पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, लेकिन आपने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए, तो फायदा क्या हुआ उस थियरी का, कोई नहीं। अगर आप कोई रिजल्ट या थ्योरम पढ़े तो आपको पता होना चाहिए कि इस रिजल्ट और थ्योरम को हमें कैसे अप्लाई करना है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सीखना क्या है, एप्लीकेशन ही सीखना है। कि अगर जैसे कि मैं अगर बात करूं आइगन वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, 100x100 मैट्रिक्स दे दिया जाए, सारे एंट्रीज कांस्टेंट हैं, उस केस में आपको पूछा जाए इसके आइगन वैल्यूज क्या हैं। अब उसके पीछे अगर रिजल्ट प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, और पता होने के साथ साथ हमें अप्लाई करने आना चाहिए कि हम उसे प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करें। अब ये चीजें कैसे आएंगी, ये चीजें आएंगी प्रैक्टिस से। आप कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, पीवाईक्यू भी आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना, नए नए क्वेश्चन तो करने ही हैं, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम, जो आपका एग्जाम होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिर्फ एनालिसिस नहीं, हाँ इस टॉपिक से इतने नहीं, क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। अगर आप पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने पढ़ लिया, सपोज आपने पढ़ लिया सब स्पेस, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, फिर आप चले जाओ वेक्टर स्पेस सब स्पेस से प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पूछे गए आप एक बार सॉल्व करके देखो, क्या सारे आपसे सॉल्व हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे, मतलब आपने जो पढ़ा है वहां पर कोई ना कोई कमी तो रह गई है, आपको क्या करना होगा, पहले उसे दूर करना होगा।
मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व न कर पाने का रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं पता है। आपको क्या करना होगा? उस कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। और ये चीजें अच्छे से कैसे होंगी? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, कोई टॉपिक कर लिया हो, उस केस में आपको पता चलता है कि किस तरह हमें अप्रोच करना चाहिए, किस तरह प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है यहाँ पर। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, टेस्ट सीरीज हो, मॉक टेस्ट हो, बुक के क्वेश्चन हो, बुक के एक्सरसाइज सॉल्व करना, मतलब अल्टीमेटली आपको क्या करना है? प्रैक्टिस ही करना है। और आपको एग्जाम में अगर कोई पास करा सकता है तो प्रैक्टिस ही पास करा सकता है, थियरी कभी नहीं। थियरी पता होनी चाहिए। थियरी पता होने से क्या होगा? हमें प्रॉब्लम में अप्लाई कैसे करना है, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब अगर मैं आगे की पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट क्या होगा यहां पर? फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना होगा। आपको क्या करना होगा यहाँ पर? फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना होगा। कि जैसे आपका 60 क्वेश्चन आते हैं, तो अब आपको क्या करना, अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई तो उस केस में आपको क्या करना होगा? फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना होगा कि एक बार देख तो लो कि एग्जाम में किस तरह का पैटर्न है। पैटर्न तो आपको पता है, बट एग्जाम की फीलिंग कैसे हमें मालूम पड़े। मान लो कि आपका एग्जाम 3 घंटे, उस समय अगर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको हमें कितने टाइम में किस क्वेश्चन को देना चाहिए और किस सेक्शन से हमें पहले स्टार्ट करना चाहिए। ये हो सकता है इंडिविजुअल पर अलग अलग हो, बट ये चीजें कब हमें समझ में आए? ये चीजें तब हमें समझ में आएगी जब आप 5 से 6 या 4-5 मॉक टेस्ट दो। तो यहां पर मॉक टेस्ट देना भी जरूरी है फुल लेंथ का, जो कि एग्जैक्टली आपके एग्जाम के पैटर्न का हो। मतलब आपको लगे कि हाँ आप एग्जाम में बैठे हो, वहां से आप अपने लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि आपको किस सेक्शन को पहले टारगेट करना चाहिए। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर है? अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे की अगर मैं बात करूं, अब आगे यहां पर है टाइम। टाइम मतलब टाइम तो पहली बात, अब 6 महीने जो हमारे पास है वहां पर भी हमें टाइम को यूटिलाइज करना होगा। उसके साथ साथ एग्जाम में भी हमें टाइम को क्या करना होगा? टाइम मैनेज करना होगा। अब बात करते हैं टाइम कैसे मैनेज करें। अब आपको क्या करना होगा? हर एक के लिए अपना अपना अलग कंफर्ट जोन होता है, जिस टाइम में वो क्या करे पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है? किसी के लिए मॉर्निंग अच्छा होता है, किसी को दोपहर को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को इवनिंग में पढ़ना अच्छा लगता है, या किसी को कोई और टाइम। आपको क्या करना है? अपने अकॉर्डिंग एक अपना टाइम डिसाइड करना है कि इसमें आप ज़्यादा फोकस से पढ़ सकते हो, चीज़ें आपको अच्छे से समझती हैं उस पर्टिकुलर टाइम में। तो आपको क्या करना होगा? उस टाइम में अपने आप को फुली उस तरह क्या करना होगा? रखना होगा। आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, पढ़िए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ वहाँ ध्यान नहीं भटकाना होगा। मतलब अगर ठीक है आपने डिसाइड किया कि आज मुझे इन 4 घंटों में पढ़ना है, तब 4 घंटे सपोज आपने सोचा कि सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक, तब आप क्या कर रहे हो? 8 से 12 बैठे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। तो ऐसी पढ़ाई मतलब कोई काम की नहीं। अगर आप 2 ही घंटे पढ़ रहे हो बट पूरी तरह क्या करो? कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो। बिल्कुल प्रीथा सरकार, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सारी चीजें आप हमारे यहाँ से ले सकते हो। बिल्कुल शुभम कुमार हेल्प करेगा आपको। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज आपको मिलता है सॉल्व करिए, क्योंकि ये जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कहाँ से बनते हैं? रेफरेंस बुक से बनते हैं, यहीं से बनते हैं ना। बस मल्ट MSQ MCQ नेट टाइप के आते हैं, बट आइडियाज वहीं से होते हैं। ठीक है, बिल्कुल हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेज करना। चाहे आप पढ़ रहे हो चाहे एग्जाम में हो, आपको हर एक सेक्शन को, पर्टिकुलर सेक्शन को टाइम देकर चलना है कि सेक्शन को इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इस वे में पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? एग्जाम में मैनेज करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगली बात कर ले कि रेक्टिफाई मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन देम। तो सपोज आप क्या कर रहे हो? अब अगर आप यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो या टेस्ट दे रहे हो, समय समय पर 4-6 दिन में टेस्ट दे रहे हो, या आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, उस केस में आपको क्या होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उस समय आपको क्या मालूम पड़ेगा? आप कहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहे हो। अगर समय से आपको आपकी मिस्टेक मालूम पड़ जाए तो आप उसे क्या करना है? सिर्फ मिस्टेक हो गया छोड़ना नहीं है, आपको उस मिस्टेक को पता करना है, और क्यों आपसे यहाँ पर मिस्टेक हुई आपको वो भी क्या करना है? देखना है। और उस मिस्टेक को क्या करना है? रेक्टिफाई करना है कि ठीक है एक बार मिस्टेक हुई कोई बात नहीं, बट अब अगली बार नहीं होना चाहिए, इस वे में करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? टेस्ट सीरीज देना होगा, मॉक टेस्ट देना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, रेफरेंस बुक सॉल्व करना होगा, जितना पॉसिबल हो सके आप सभी करो। ओके,
शुभम कुमार और भी बुक सॉल्व कर सकते हो, विकास विष्ट और विवेक सहाय की भी एक लीनियर अलजेब्रा की बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे कोई भी एग्जाम का हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपके एग्जाम में टॉपिक आता है तो आपको क्या करो, ऐसा नहीं लेना कि सिर्फ IIT जैम के लिए प्रिपेयर करो तो वही मैं क्वेश्चन करूंगा बाकी नहीं। नेट के भी कर सकते हो, IIT जैम का करो, TFR का करो, NBHM का करो, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। मतलब क्वेश्चन की कमी नहीं है अगर आप प्रैक्टिस ही करना चाहते हो तो वहां से अगर सपोज आप टेस्ट या मॉक टेस्ट देते हो, उस केस में अगर आपको मालूम पड़ता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया, तो वहां पर बैठो, उसके बारे में सोचो कि आखिर ये क्यों रॉन्ग हुआ। ठीक है, इस बार रॉन्ग हो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपको गलतियां करनी है एग्जाम से पहले करनी है, एग्जाम में बिल्कुल गलती नहीं करनी है। उसके लिए क्या होगा, आपने कहां पर कुछ मिस्टेक किया तो पहले उससे आप एक बार मिस्टेक देखो, उससे सीखो, ताकि बाद में आने वाले समय में वो गलती आपसे ना हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? या कुछ डाउट है तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एक तो डायरेक्शनल वे में स्टडी करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फोकस करने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके मैथ्स की बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, मॉक और भी मॉक टेस्ट देते रहिए, जो कि टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि आपको मालूम पड़ते रहे कि आप कहाँ पर आपसे क्या गलती हो रही है या और आप कहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीजें कैसे मालूम पड़ेगी, जब आप टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो जाकर आपको रियलाइज होगा। अभी भी आपके पास 6 महीने हैं, तो 6 महीने काफी समय होता है। 6 महीने अगर आप चाहो तो आज ही 0 से स्टार्ट करके उस 6 महीने में एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। मतलब 6 महीने बहुत हैं आपके एग्जाम के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं, अगर आपने रेक्टिफाई कर लिया तो आपको क्या करना होगा, मिस्टेक रेक्टिफाई करने के साथ साथ उस पर काम करना होगा ताकि वो गलतियां ना हो। अब आपको एम हाई लेके चलना होगा। अब ऐसा नहीं कि आप कट ऑफ देख रहे हो तो सिर्फ कट ऑफ अगर 25 है 25 मार्क्स लाना है, बिल्कुल नहीं। आपको सोच के चलना है कि 100 में से 100 लाना है। जितना ज्यादा आप एम हाई रख सकते हो उतना ज्यादा रखिए, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको चलना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हर एक चीज पे क्या करना है, फोकस करना है, एकदम बिंदास रहना है। जो भी है आपको मिस्टेक हो रहा है कोई बात नहीं, उसे देखो, मिस्टेक से ही आपको सीखना है, बट अगली बार वो मिस्टेक नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो अपनी सोच बड़ी रखनी, एम हाई रखना है कि आपको सिर्फ इतना नहीं, इससे कहीं ज्यादा और कर सकते हो, उस तरह आपको क्या करना है, सोचना है। पृथा सरकार बिल्कुल 6 महीने में एकदम बेसिक से भी आप अगर चाहो ना एकदम क्लियर कर सकते हो, एकदम 0 से स्टार्ट करो, बट क्या करना होगा, एक प्रॉपर वे में जाना होगा। जो भी जैसे मैंने बताया आपको, डायरेक्शन, पेपर एनालिसिस, टॉपिक, आपका फेवरेट क्या है, आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो, एग्जाम में कहाँ से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, पहले उसे फोकस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, और टेस्ट सीरीज दो, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दो, ताकि आप क्या करो, एकदम से अपने आप को आने वाले 6 महीने में इस कंडीशन में ले आओ कि आपसे आगे कोई नहीं जा सकता। और वो पॉसिबल है अगर आप चाहो, डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल प्रीथा, अभी से आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा होगा, संडे संडे टेस्ट आपको मिलेगा, फिर लास्ट में मॉक टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सब कुछ अभी से कर सकते हो आप। ठीक है, और अभी से ही करना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास 6 महीने तो हैं। 6 महीने में ही आप क्या कर सकते हो, 0 से एकदम IIT तक पहुंच सकते हो अगर आप चाहो तो। आपको एक प्रॉपर वे में जाना होगा, प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करना होगा, ताकि आप वहां तक पहुंच जाओ और बिल्कुल पहुंच सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया भी है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई कि इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको क्या करना चाहिए एग्जाम के लिए, आप क्या क्या कर सकते हो। अभी आगे हम बात करेंगे, जैसे एग्जाम में आप गए तो कहां पर कितना टारगेट रखना चाहिए ताकि आप IIT पा जाओ, एग्जाम में प्रेशर को कैसे हैंडल करना चाहिए, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी इन एग्जाम। तो आपको एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। देखो, मैंने पहले क्या क्या, एम हाई होना चाहिए, हमें सोचना है कि हमें आउट ऑफ 100 100 ही लाना है, एक मार्क भी कम नहीं होगा, इस वे में हमें पढ़ाई करनी है। बट एक स्ट्रेटेजी और है जो कि इस सेकेंडरी है। पहले तो आपको क्या सोचना, आउट ऑफ 100 मुझे 100 ही लाना है, 100 से कम बिल्कुल मंजूर नहीं। इस वे में आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आपका एग्जाम कितना है, 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब देखो, सेक्शन ए में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स के सेक्शन ए से, जो कि सबसे बड़ा सेक्शन है अपने यहाँ पे। 50 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन बी से बनते हैं, और 30 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन सी से बनते हैं।
अगर आप आईआईटी चाहते हो कट ऑफ से, अगर आपने एक सेफ स्कोर अगर आप 15 मार्क्स ऊपर लाइए, जो भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ उससे जो ऑब्जर्व किया हमने, प्रीवियस मतलब 15 मार्क्स ऊपर लाइए, ठीक है। तो आपको क्या करो, सेक्शन ए में जैसे कि 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो 10 में से आप क्या करो, टारगेट करो कि आपके 5 करेक्ट हो, इनकरेक्ट नहीं, 5 करेक्ट हो। और जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है वहां पर आपको टारगेट करके चलना है 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं एटलीस्ट आधे तो आपके करेक्ट होने चाहिए। उस केस में आप यहां पर 21 से लेकर 25 मार्क तक पहुंच जाओगे सेक्शन ए में, ठीक है। तो जैसे ही आप सेक्शन ए में 25 मार्क पहुंच रहे हो, ठीक है, या 21 मार्क तक आपको लाना है, मिनिमम मतलब 20 के ऊपर ही लाना है, ठीक है। अगर बात करें सेक्शन बी में, जहां पर 10 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है, तो यहां पर आपको क्या करना है, 10 में से आपको टारगेट करना है कम से कम, ये मिनिमम है, 5 मार्क, 5 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होने ही चाहिए, जहां से आपको 5 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होंगे, जहां से आपको टोटल 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी को, सेक्शन सी में भी कुछ 10 क्वेश्चन 5 मार्क 1 मार्क्स के होते हैं, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। उस केस में आपको क्या करना है, 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वहां पर आपको लेकर चलना है कि 5 तो मिनिमम आपको करेक्ट करने ही है, और उसके साथ साथ 2 मार्क्स के या तो 5 या 4 आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो यहां से आपको 8, यहां से 5, टोटल 13 मार्क्स। अगर आप यहां पर देखोगे 21 मार्क्स, 10 मार्क्स और 13 मार्क्स अगर लेकर चलो, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, अप्रोक्सीमेटली आपको 45 या 44 मार्क्स तक आपको जाना है। अगर आप 44 मार्क्स भी लाते हो आउट ऑफ 100, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगी, मतलब ये मिनिमम है, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, आउट ऑफ 100 100 सोचना है, 44 की तो बिल्कुल नहीं सोचनी कि 45 लाना है या 50 लाना, बिल्कुल नहीं, आपको ज्यादा ही सोचना है, ठीक है, क्लियर। सो इस तरह क्या करना, आपको एक स्ट्रेटेजी रखनी है कि एग्जाम में क्या करना है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है, आपको जैसे कि आपको सपोज आपको ऐसा लगता है कि आपका रियल एनालिसिस बड़ा स्ट्रांग है, या आपको लगता है कि आपकी लीनियर अलजेब्रा बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है। अब लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आपको मिल गया, एक क्वेश्चन मिला, आपको पता है कि लीनियर बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, बट उस दिन क्या हो रहा है, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, वहां पर लगे रहोगे वहां पर उस क्वेश्चन को, नहीं नहीं ईगो हर्ट हो जाएगी, लीनियर तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, ऑप्शन देखने के बाद अगर 10 सेकेंड तक आपको वहां पर अगर 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं हो रहे हैं, 2 ऑप्शन के बारे में आप कंफर्म नहीं हो रहे, तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन से आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल मत सोचो उस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि आगे सिंपल क्वेश्चन है जो आपका इंतजार करें कि आप आओ उन्हें सॉल्व करो और आईआईटी में जाओ। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए डिफिकल्ट है। बस आपको टारगेट क्या करना है, सिंपल वाले क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए और इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 10 सेकंड से ज्यादा उस पर मत दो। अगर आ रहा तो आपको 10 सेकंड में रियलाइज हो जाएगा कि आप कर लोगे, अगर नहीं हो रहा तो आप आगे चलो, क्योंकि आगे सिंपल क्वेश्चन आपके लिए बचे हुए हैं। उन क्वेश्चन को भी क्या करना, आपको टारगेट करना है। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन को लेकर आप बैठे हो, इस क्वेश्चन के आपने 20 मिनट दे दिए और आगे आपके 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम सिंपल थे, वो आपके छूट गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ठीक है ना, अगर नहीं आ रहा तो मतलब किसी को नहीं आ रहा होगा, अगर वो हार्ड है तो सभी के लिए हार्ड होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं। अगर कोई क्वेश्चन सिंपल है तो सभी के लिए है, उस केस में आपको क्या करना, सिंपल में मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन पर आपको टाइम पास नहीं करना, किसी भी क्वेश्चन पर आप सिंपल क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 10 सेकेंड में अगर 1 2 4 2-3 ऑप्शन अगर आपसे नहीं डिस्कार्ड हो रहे हैं तो आप आगे बढ़ जाओ, मतलब वो क्वेश्चन आपकी बस का नहीं है। तो मतलब बाद में आकर सोचो, पहले आप क्या करो, सिंपल वाले क्वेश्चन एक बार अच्छे से पूरी तरह एक बार पेपर में देखकर सिंपल वाले कर लो, फिर उसके बाद आओ, फिर जो बचे हुए थे, आपसे हो सकता है कि पिछली बार जब आपने देखा तो वहां पर 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, 2-4 क्वेश्चन जहां पर आपने 3 ऑप्शन आपके बारे में मालूम था बट एक ऑप्शन के बारे में आप श्योर नहीं थे, तो उन सारे क्वेश्चन के बारे में तब जाकर सोचो। पहले आपको क्या करना है, सिंपल को करेक्ट करना है। बिल्कुल शुभम कुमार, ईगो हर्ट तो नहीं लेना है एग्जाम में, बिल्कुल ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए आपको कि मेरा स्ट्रांग है तो मुझसे क्यों नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। आप आके बाद में करो, एग्जाम के बाद उसको नहीं छोड़ना है, तब ईगो पे लो, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको अगर नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए। जब आप उन सिंपल क्वेश्चन को छोड़ते हो तब आप रेंज से बाहर हो जाते हो, तब आपको आईआईटी दूर दिखने लगती है, ठीक है।
सो आपको उनको टारगेट करना। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, टेस्ट सीरीज देना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको वहां से पता लगेगा अगर मॉक टेस्ट आप दे रहे हो तो मॉक टेस्ट कैसा होगा, पूरी की पूरी तरह एग्जाम, जिस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहां से आपको एक आइडिया आती है ना कि हमें किस तरह किस क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए, सिंपल को पहले करना चाहिए, उसके बाद किसको करना चाहिए, या हमें किस सेक्शन से स्टार्ट करनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको कब रियलाइज होगी, जब आप मॉक टेस्ट दोगे। तो सबसे बड़ा चीज क्या है, आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज देना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू करना है, जो कि करना ही करना है। ठीक है, ओके, वेरी गुड शुभम कुमार, आप इस पे और वर्क कीजिए, इंप्रूव ही होगा। तो यहां पर अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो तो आप एग्जाम में क्वालिफाई होने के साथ साथ एक सीट तो आईआईटी में लेकर ही जाओगे। ठीक है, ये तो बात हो गई स्ट्रेटेजी इन एग्जाम, मतलब एग्जाम में बैठे हो तो किस सेक्शन से कितना आपको मिनिमम टारगेट करना है। मैं बात करूं, अगर सेक्शन जितना मैंने मिनिमम दिया है ना, उतने तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिससे आप करेक्ट करके सिर्फ सिंपल क्वेश्चन ही करके आप आईआईटी में पहुंच सकते हो। बट अगर और थोड़ा एवरेज वाले क्वेश्चन पे आप जाओगे, उससे ऊपर जाओगे, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छी रैंक आपको मिलेगी। ठीक है, क्लियर, ये तो बात हो गई स्ट्रेटेजी इन एग्जाम। अब आगे बढ़ते हैं, अब सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम में जाओगे, बिल्कुल ये तो है ही, बट उसके साथ साथ आपको वहां पर भी क्या करना होगा, टाइम को ब्रेक करना होगा, किस क्वेश्चन को या किस सेक्शन को हमें कितना टाइम देना है। और ये चीजें कैसे डेवलप होगी, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, तो वहां से जाकर आप डेवलप कर सकते हो कि एग्जाम का जब आप फील आएगा, जैसे आपने 5 मॉक टेस्ट दिया, तो उन 5 मॉक टेस्ट से आप डिसाइड कर सकते हो कि कहां पर किस सेक्शन को कहां पर कमी रह गई, मुझे कहां पर ज्यादा टाइम देना था। अब अगर एग्जाम में आपने एक साल सिर्फ डायरेक्ट एग्जाम में गए तो वहां पर कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि फिर आपको गलती सुधारने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मॉक टेस्ट तो देना जरूरी है, और वहां पर आपको टाइम डिसाइड करना होगा कि ये पर्टिकुलर टाइम आपको एग्जाम में मिलता है, इतना सेक्शन ए, इतना सेक्शन बी, इतना सेक्शन सी, ये आपको डिसाइड करना होगा अपने अकॉर्डिंग, और जो कि डिसाइड होगा मॉक टेस्ट। ठीक है, सबसे बड़ी बात, एग्जाम में फुल माइंड से रहो, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि वो एग्जाम आपके लिए है और आप ही क्रैक करोगे। इस माइंड से आप जाओ, एकदम कूल माइंड से रहो, बिंदास रहो, बिल्कुल आगे पीछे नहीं सोचना है क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि वो एग्जाम आप ही क्रैक करोगे और आपके लिए ही एग्जाम है। एकदम कूल माइंड से बैठिए, कूल माइंड से क्वेश्चन को रीड कीजिए। एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा नहीं करना कि बहुत पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है एग्जाम के 1-2 दिन पहले, आपको जस्ट रिलैक्स रखना है, 5-10 मिनट कुछ चीजें रिवाइज कर लेनी है। और ऐसा नहीं कि कोई नया कॉन्सेप्ट एग्जाम के नजदीक आने पर बिल्कुल नहीं सीखना है, उस वक्त कोई भी नया कॉन्सेप्ट लेकर नहीं बैठना है, एकदम कूल माइंड से आप बैठे रहो। जो भी चीजें आपने किया, अगर आपको लगता है 1-2 फॉर्मूले याद नहीं है तो एक बार उनको देख लो, 5-10 मिनट वाले काम करो, उससे ज्यादा कुछ मत करो, एकदम कूल माइंड से रहो। उसके पहले सारी चीजें रिवाइज हो जानी चाहिए, मॉक टेस्ट हो जाना चाहिए, सब कुछ हो जाना चाहिए। एग्जाम की एक दिन पहले एकदम माइंड फ्रेश होना चाहिए, आप अच्छे से सो, अच्छी नींद लो, ताकि एग्जाम में आप पूरे फ्रेश माइंड के साथ एग्जाम में एग्जाम दे सको। ठीक है, क्लियर। सो ये तो बात हो गई टाइम ब्रेकअप की, माइंड कूल होना चाहिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम तो आपके लिए है और आप ही उसे क्रैक करोगे। ठीक है, क्लियर। और ये तो सारी चीजें हो गई एग्जाम की स्ट्रेटेजी। इन 6 महीने में आपको इस तरह पढ़ना है, टॉपिक वाइज जाना है, अपने जो आपका स्ट्रेंथ हो उस पर और आप अच्छा करिए, जो आपको लगता है वीक है उसे भी अच्छा करिए। सारी चीजें इस वे में आप करते चलिए, एक प्लानिंग के साथ बढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि इन 6 में जो गलती करनी है आपको इन 6 महीनों में करनी है, आगे एग्जाम के दिन तो बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप सपोज कोई टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट सीरीज ले रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, उस केस में अगर आपने कहीं पर कुछ गलती की, आपको पीछे मुड़ के आना है, उस गलती को देखना भी है कि आपने आखिर गलती की तो क्यों की, कहां पर कुछ कमी रहेगी, उस कमी को भी आपको क्या करना है, दूर करना है। ठीक है, तो अगर आप चाहो अपनी आईआईटी जैम में अपनी अगर एक सीट पक्की करनी चाहते हो तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। जो हमारे आईआईटी जैम के नए बैचेस हैं वो आज से ही स्टार्ट हुए हैं, तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको हम संडे टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, सारी चीज़ें, शॉर्टकट्स मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, प्रॉपर्टीज मिलेंगी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाएंगे। आपका जो मॉक टेस्ट होगा एकदम एग्जाम की फीलिंग होगी, ताकि आपको क्लियर हो सके कि आप कहाँ पर कैसे क्या स्ट्रेटेजी हो। सो अगर आप और आसानी से क्लियर करना चाहते हो इस एग्जाम को इन 6 महीने में, भले से आप 0 पर हो, आप हमारे साथ भी जुड़कर उस एग्जाम को इन 6 महीने में आसानी से क्रैक कर सकते हो।
सो जो हमारा IIT जैम का नया बैच है वो आज से स्टार्ट हुआ है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। उसके साथ साथ एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, देखिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो उसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा, या तो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा जो कि है www.ifsonline.com। हो सकता है आने वाले समय में आप हमारे साथ जुड़कर इनमें एक फोटो आपकी भी हो। ये जो है हमारे IIT जैम 2021 का रिजल्ट है, यहाँ पर आगे आने वाली फोटो आपकी हो सकती है। और अगर आप हमारे साथ IIT जैम के लिए जुड़ते हो, अगर आप IIT जैम क्रैक करते हो, ऑल इंडिया 1 to 100 के बीच में आ रहा, तो आपको पूरी की पूरी फी रिटर्न कर दी जाएगी। मतलब आपके पास एक अच्छा मौका, आप हमारे साथ जुड़िए, फ्री में पढ़िए और IIT में जाइए भी, IIT का सपना पूरा कीजिए अपना, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपको यहाँ पर कुछ ऑफर मिले, तो उसके लिए भी हम आपके लिए लेकर आए IFS स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर आपके लिए एक ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा, जस्ट उस मॉक टेस्ट में जाकर मॉक टेस्ट देना होगा, टॉप 10 में आना होगा। सो आपको जो IIT जैम की फी है, टोटल उस फी में 30% का ऑफ दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक और अच्छा मौका है कि आप 30% ऑफ के साथ हमारे साथ जुड़िए, IIT जैम क्रैक कीजिए और अपनी फी भी रिटर्न लेकर जाइए। तो यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए हम भी आपके साथ हैं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए और जो भी आप चाहिए, जितना भी कोशिश, मतलब जो हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको IIT में पहुंचा कर ही रुके, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर जाना है, जो कि हमारी वेबसाइट क्या है www.ifasonline.com, ifasonline.com। तो वहां पर आपको क्या करना होगा, वहां पर आपको जाकर यहाँ पर IIT जैम, सो वहां पर आपको IIT जैम में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो उस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप टॉप 10 में आते हो तो आपको फी में 30% का ऑफ मिलेगा। तो इस 30% ऑफ के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और अब उस मॉक टेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, हाउ टू पार्टिसिपेट ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फॉर IIT जैम 2022। तो आप वहां से जाकर देख सकते हो कि उस मॉक टेस्ट में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। और हमारे नए बैचेस आज से स्टार्ट हुए हैं, तो आप सभी वहां पर मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और 30% ऑफ के साथ आप हमारे साथ जुड़िए और IIT में अपनी एक सीट पक्की कीजिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर सभी के? अगर ओमकार सुरवे टेस्ट सीरीज पर तो नहीं है, एक कोर्स पर अवेलेबल है, तो आप सभी कोर्स में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको मिलेगा, ठीक है। क्लियर? और इसके अलावा अगर कुछ आपको पूछना तो आप पूछ सकते हो यहाँ पर, आप जो भी पूछना चाहो, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो फटाफट एक बार आप कमेंट कर दीजिए, आपके भी कुछ कमेंट्स ले लो, फिर हम इस सेशन को फिर यहाँ पर एंड करें, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, कुछ भी डाउट हो आपको। क्लियर है? अगर आपको लगता है कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके यहां पर पूछ सकते हो। ओमकार, शुभम, प्रीथा और जिसे भी कुछ भी पूछना है, राहुल, सब आप पूछ सकते हो। एक बार आप कमेंट करके यहां पर पूछ सकते हो जो भी आपके मन में डाउट्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक अच्छा मौका है कि इस 6 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करिए। उसके लिए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। उसके साथ साथ हमने आपके लिए एक स्कॉलरशिप भी लाए हैं, IFS स्कॉलरशिप फ्री मॉक टेस्ट, वहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, अगर टॉप 10 में आते हैं तो 30% ऑफ होगा आपको कोर्सेज के साथ, ठीक है। और आपको इसी स्ट्रैटेजीज के साथ इन 6 महीने में आप IIT में जा सकते हैं और IIT आपके लिए ही बनी है। एक सीट आप IIT में पक्की कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आप सभी हमारे साथ जुड़े इस सेशन में बड़े रहें। तो थैंक यू सो मच। एंड आपको क्या करना है, अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑन करिए। इसी तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ हम लेकर जुड़ेंगे, चाहे वो IITs के बारे में हो, NITs के बारे में हो, डिफरेंट MSc एंट्रेंस के कट ऑफ क्या हो, MSc एंट्रेंस से रिलेटेड सारी चीज़ों को आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। सो चाहे कुछ भी आप चाहते हो, DU के बारे में, BHU के बारे में, NBHM, TFR, सारी चीजें आपको यहां पर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का बेल ऑन करना है। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो आपको क्या कर देना है, इस सेशन को लाइक भी कर देना है। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।